Hello everyone, welcome to Winnie classes. Today we will learn about human respiratory system. So let's start now. हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के डिफरेंट पार्ट्स होते हैं जिनके अपने अपने फंक्शंस होते हैं. तो चलिए देखते हैं वो कौन कौन से पार्ट्स हैं और उनके क्या क्या फंक्शंस हैं. हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में जो सबसे आउटर पार्ट होता है वो नेजल पैसेज होता है. नेजल पैसेज में नोज और नोस्ट्रिल आती है. नेजल पैसेज ऑरल कैविटी से कनेक्टेड होता है. थ्रोट के स्टार्टिंग पे पायरोनेक्स होता है. यहाँ पर पायरोनेक्स विंड पाइप से जुड़ा हुआ होता है जिसे हम ट्रैकिया कहते हैं. ट्रैकिया सी शेप कार्टिलेज से कवर्ड होती हैं. ये हमारे लंग्स का एक्सटर्नल पार्ट शो है और ये रिब से ढका हुआ लंग्स है. हमारे लंग्स में डबल लेयर मेम्ब्रेन होती है जिसे प्लूरा मेम्ब्रेन कहते हैं. ट्रैकिया जो कि विंड पाइप है. विंड पाइप हमारे 2 लंग्स होते हैं. जब ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है दोनों लंग्स में तो यहाँ पर हम इसे कहते हैं ब्रोंकस. अगेन ब्रोंकस जब अदर पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है आगे ये पार्ट्स, इसे हम कहते हैं ब्रोंक्यूलीज. ब्रोंक्यूलीज के आगे एल्वोइली होते हैं, एल्वियोली होते हैं. यहाँ पर ब्रोंक्यूलीज आगे डिवाइड होके एल्वियोली में टूट जाती हैं. ये सब एल्वोइलीज हैं. अब एयर क्या होती है, जो भी हम एयर इनहेल करते हैं वो एल्वोइली तक आती हैं और एल्वोइली से ब्लड में जाती हैं और ब्लड से हमारी जो सबसे छोटी फंक्शनल यूनिट होती है सेल, वहाँ तक जाती हैं और फिर सेल में रिएक्शन होती है और ऑक्सीजन के थ्रू रिएक्शन होती है और कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी रिलीज होती है जो कि वापस हमारे लंग्स तक पहुंचती है. अब हम रेस्पिरेशन क्यों करते हैं? रेस्पिरेशन से क्या होता है? रेस्पिरेशन से हमारी बॉडी में एनर्जी रिलीज होती है और हीट रिलीज होती है. हमारी बॉडी को एनर्जी मिलती है और हीट रिलीज होती है. ये हमारे लंग्स का एक्सटर्नल पार्ट है. ये रिब केजेस हैं जिससे हमारे लंग्स कवर होते हैं. ये डायफ्राम है. डायफ्राम एक लार्ज मस्कुलर सीट होती है जो कि रिब केज के लिए फ्लोर का काम करती है, बेस का काम करती है. हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में इनहेल और एक्सहेल में सबसे इम्पॉर्टेंट रोल डायफ्राम का होता है. चलिए देखते हैं किस तरह से डायफ्राम और रिब्स इनहेल और एक्सहेल में चेंज होते हैं. जब हम एयर इनहेल करते हैं तो हमारे डायफ्राम्स मूव डाउन हो जाते हैं, नीचे की तरफ हो जाते हैं और हमारे रिब्स मूव आउट हो जाते हैं और हमारे लंग्स में एयर भर जाती है. और जब हम एक्सहेल करते हैं तो हमारे डायफ्राम मूव बैक चले जाते हैं, ऊपर की ओर चले जाते हैं वापस और हमारे रिब्स मूव बैक हो जाते हैं और हमारे लंग्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं जिससे एयर आउट हो जाती है. तो हमारे एक्सहेल में डायफ्राम बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है क्योंकि हमारे लंग्स एयर को तो इनहेल कर लेते हैं और
एक्सपेंड हो जाते हैं, बट हमारे लंग्स खुद कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पाते हैं जब तक कि डायफ्राम उन पर पुश बैक ना करे। जब डायफ्राम मूव बैक होता है, अपनी पोजीशन पर आता है, तभी लंग्स कॉन्ट्रैक्ट होकर एयर को एक्सहेल करते हैं। चलिए अब हम देख लेते हैं कि हम एयर में क्या क्या इनहेल करते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं, हमारे एटमॉस्फेयर में जो एयर प्रेजेंट होती है वो किस किस का कंपोजिशन होती है? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और अदर गैसेस का। तो हमारे एटमॉस्फेयर में 78% नाइट्रोजन होती है, 21% ऑक्सीजन होती है और 1% अदर गैसेस होती हैं। इस 1% में कार्बन डाइऑक्साइड की क्वांटिटी कितनी होती है? 0.04%। तो जब हम इनहेल करते हैं तो इनहेल में जो एयर होती है, हम कंप्लीट एयर को इनहेल करते हैं। इनहेल होने वाली एयर में कुछ अनवांटेड पार्टिकल्स भी आ जाते हैं, जैसे डस्ट पार्टिकल्स, स्मोक्स। तो हमारे नोस्ट्रिल पे, जो कि यहाँ पर होती है नोस्ट्रिल, हमारी नोस्ट्रिल पे 2 होल्स होते हैं और हमारी नोस्ट्रिल के अंदर कुछ हेयर्स होते हैं। तो हेयर प्रेजेंस होने से वो क्या करते हैं? वो जो अनवांटेड पार्टिकल्स हैं उन्हें ट्रैप कर लेते हैं और हमें अचानक से छींक आ जाती है। तो छींक हमें इसलिए आती है क्योंकि वो जो अनवांटेड पार्टिकल होते हैं वो छींक में बाहर आ जाते हैं। तो हमें छींकते समय अपनी नोज़ को हैंकी से कवर कर लेना चाहिए, ताकि जो अनवांटेड पार्टिकल हैं वो किसी अदर पर्सन के इनहेलेशन में एंटर ना कर सके। अब जो एयर में जो अनवांटेड पार्टिकल होते हैं, तो कुछ पार्टिकल को तो नोस्ट्रिल के हेयर ट्रैप कर लेते हैं, बट जो अदर अनवांटेड पार्टिकल रह जाते हैं उन्हें नोज की एंड में जो नासा का पार्ट होता है वहाँ पर म्यूकस के रूप में वो जमा हो जाते हैं। म्यूकस मीन्स बलगम। और जब भी हम स्पीडली एक्सहेल करते हैं तो म्यूकस बाहर आ जाता है। इस तरह से जब हम एयर को इनहेल कर रहे हैं तो विंड पाइप से, ट्रैकिया से वो हमारे बोथ लंग्स में चले जाती है। ब्रोनकस से, ब्रोनक्यूलिस से एल्वोइली में जाने पर क्या होता है? एल्वोइली में हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है। हीमोग्लोबिन का काम होता है गैसेस का एक्सचेंज करना। तो हीमोग्लोबिन क्या करता है? ये जो एयर हम इनहेल करते हैं इसमें से O2 को अट्रैक्ट कर लेता है और O2 को ब्लड में भेज देता है। जब हमारी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन होता है तो जो हमारी बॉडी की सबसे छोटी फंक्शनल यूनिट होती है, दैट इज सेल, ये ब्लड वहाँ तक पहुँच जाता है और सेल में माइटोकॉन्ड्रिया होता है, जो कि सेल का पावर हाउस होता है। वहाँ पर एक रिएक्शन होती है और ये रिएक्शन साइकिल में चलती रहती है। तो चलिए देखते हैं वो कौन सी रिएक्शन होती है। हमारी बॉडी में फूड ग्लूकोज की फॉर्म में स्टोर होता है। तो जब भी हमारे सेल्स को ऑक्सीजन मिलती है तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ये ग्लूकोज कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है, वाटर रिलीज करता है और एनर्जी रिलीज करता है। ये प्रोसेस कंटिन्यू चलती रहती है। इसे हम एरोबिक रेस्पिरेशन भी कहते हैं, सेल्यूलर रेस्पिरेशन भी कहते हैं, क्योंकि ये सेल में होती है, और इसे हम इंटरनल रेस्पिरेशन भी कहते हैं।
और जो रेस्पिरेशन हमारे लंग्स में होता है उसे हम एक्सटर्नल रेस्पिरेशन कहते हैं। तो अब ये जो CO2 रिलीज हो रही है ये हमारे ब्लड के थ्रू जो कि जिसमें हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है एल्वोइली में पहुंच जाती हैं और एल्वोइली से ये एक्सहेलेशन में बाहर आ जाती हैं। चलिए अब हम देख लेते हैं कि हम कितनी क्वांटिटी में CO2 को रिलीज करते हैं और ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं। हमारी इनहेल्ड एयर में 21% ऑक्सीजन होती है, क्योंकि हम जानते हैं कि एयर में जो ऑक्सीजन का कंपोजिशन होता है वो 21% होता है, नाइट्रोजन का 78% होता है और कार्बन डाइऑक्साइड का 0.04% होता है। बट जब हम एक्सहेल करते हैं तो एक्सहेल में 16.4% ऑक्सीजन रिलीज होती है और 4.4% कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल होती है। तो अब ऑक्सीजन की मात्रा 4% कम हो जा रही है और कार्बन की जो क्वांटिटी है वो 4% ज़्यादा हो जा रही है। तो वो कैसे? इससे पहले हम समझ चुके हैं कि हमारी सेल में क्या होता है, जो रिएक्शन होती है उससे CO2 तो रिलीज हो रही है, जो रिलीज्ड CO2 है उसे हमारा हीमोग्लोबिन एल्वोइली तक पहुंचा देता है, जिससे जो एक्सहेलेशन है उसमें 4.4% कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो जाती है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा हो जाती है। और ये ऑक्सीजन की क्वांटिटी कम कैसे हो जाती है? क्योंकि जब हम इनहेल कर रहे हैं तो जो ऑक्सीजन है वो हमारे सेल तक पहुंच रही है, ब्लड के सर्कुलेशन से सेल तक पहुंच रही है और सेल में O2 की प्रेजेंस में ही ग्लूकोज अपघटित होता है। तो ये ऑक्सीजन वहाँ पर यूज़ हो जाती है। इस तरह से हमारे रेस्पिरेशन में हमारी बॉडी को क्या मिलती है? हीट और एनर्जी, जो कि हमारी लाइफ के लिए आवश्यक होती है। अब हम समझ लेते हैं कि कहा जाता है कि धुआं हमारे फेफड़ों को नुकसान पहुंचाता है। तो वो कैसे पहुंचाता है? जब हमारे जो एल्वोइली में हीमोग्लोबिन प्रेजेंट है वो सिर्फ हमारी एयर से O2 को ले रहा है, बाकी सबको एक्सहेल कर ले रहा है, तो फिर हमें स्मोक क्यों नुकसान करता है? तो चलिए समझ लेते हैं। अब ये जो हीमोग्लोबिन है, ये हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से ज़्यादा कार्बन मोनोऑक्साइड को लाइक करता है और कार्बन मोनोऑक्साइड किस में प्रेजेंट होता है? धुएं में। तो जब भी हम धुएं को, स्मोक को इनहेल करते हैं तो हीमोग्लोबिन उसे तुरंत अट्रैक्ट हो जाता है और अगर हम कार्बन मोनोऑक्साइड को इनहेल करेंगे तो हीमोग्लोबिन इसे हमारे ब्लड में पहुंचा देगा और ब्लड से कार्बन मोनोऑक्साइड के मिलते ही हमारा ब्लड जम जाता है, जिससे कि ब्लड सर्कुलेशन रुक जाता है और यह हमारी मृत्यु का कारण बन सकता है। तो इसलिए हमें स्मोक नहीं करना चाहिए। हमें अंगीठी जलाकर बंद कमरों में भी नहीं बैठना चाहिए। अंगीठी जलाते समय हमारे विंडो डोर्स ओपन होने चाहिए, क्योंकि हम जानते हैं कि धुएं में क्या होता है प्रेजेंट? कार्बन मोनोऑक्साइड, जो कि हमारे लंग्स के लिए बहुत ही डेंजरस होता है। आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हुआ होगा। रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड कुछ और इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। रेस्पिरेटरी सिस्टम पार्ट 2। अगर आपने मेरे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए।
जिससे मेरे आने वाले सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक यू।